हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। तो आज फिर मैं इस वीडियो में आपके लिए एक लास्ट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लेकर आई हूँ, दैट इज मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। पहले आज हम इसको करेंगे, इसके बाद जो मैं वीडियोस बनाऊंगी उसमें हम इन सारे के सारे सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से रिलेटेड जिस जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। हाँ तो बच्चों, ये क्या है कि मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो हमने लास्ट वीडियो में किया था उसी का ये एक्सटेंडेड वर्जन है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का मतलब क्या है कि फीडबैक यानी कि जो आप फीडबैक दे रहे हैं, और इस फीडबैक का मीनिंग क्या है कि यहाँ पर भी आपकी मल्टी लेवल क्यूज हैं, काफी सारे आपके रेडी क्यूज हैं। तो यहाँ पर एक क्यू के बाद यहाँ पर आप एक एरो देख रहे हैं जो दूसरे क्यू में एंटर हो रही है। ठीक है, ऐसे ही हर एक क्यू से एक आउटगोइंग एरो है जो दूसरे क्यू के लिए इनकमिंग हो रही है। तो बच्चों ये फीडबैक दिया जा रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। अब हम इसे बोलते क्या है और ये क्या होता है, देखो यहाँ पर वही है जैसा मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग के अंदर था कि यहाँ पर भी जितनी क्यूज है सबकी प्रायोरिटीज गिवन है। हाईएस्ट प्रायोरिटी में जो सबसे पहले जो क्यू होगी उसको हम हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे, और जो सबसे लास्ट में क्यू होगी हम उसको लोवेस्ट प्रायोरिटी देंगे। तो जो हायर प्रायोरिटी के जो प्रोसेसेस है उनको हम फर्स्ट क्यू के अंदर रखेंगे, उससे कम वालों को सेकंड क्यू के अंदर रखेंगे, फिर उससे कम वालों को थर्ड के अंदर, और जो जिनकी प्रायोरिटी बिल्कुल ही नहीं होगी उनको हम लास्ट क्यू में डाल देंगे। ठीक है, अब आप जैसा देख रहे हैं कि ये एक्सटेंडेड वर्जन है, तो यहाँ पर हम टाइम क्वांटम देंगे। क्यों देंगे? देखिए मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का जो मेन ड्रॉबैक था वो था स्टारवेशन की। जो आपकी लोवेस्ट क्यू थी उसके अंदर जो प्रोसेसेस थे वो इनडेफिनिट वेटिंग क्यू के अंदर जा रहे थे, क्योंकि आपका सीपीयू उनको एग्जीक्यूट कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वो हमेशा हायर प्रायोरिटी के क्यूज को उठाता था और वहीं पर अपना एग्जीक्यूशन करता रहता था। ठीक है, तो इसलिए उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए यहाँ पर हमने क्या किया कि टाइम क्वांटम असाइन कर दिया कि कोई भी अगर प्रोसेस होगा आपकी फर्स्ट क्यू के अंदर होगा तो उसका जो टाइम क्वांटम होगा 2 का होगा। आफ्टर 2 यूनिट ऑफ टाइम अगर वो कंप्लीट हो गया तो ठीक है, नहीं तो वो क्या होगा कि वो अपनी नेक्स्ट क्यू में चला जाएगा। अगला जो टाइम क्वांटम दिया है वो 4 का दिया है कि अगले टाइम क्वांटम में 4 तक अगर वो एग्जीक्यूट होता है तो उसकी आउटपुट आ जाएगी, नहीं तो अगेन अगर उसको और भी ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट है तो वो थर्ड क्यू में चला जाएगा जिसका जो टाइम क्वांटम है वो 8 है। 8 में अगर वो कंप्लीट हो गया तो देन ओके, अदरवाइज क्या होगा वो लोवेस्ट क्यू के अंदर चला जाएगा। और यहाँ पर जो प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होंगे बच्चों वो किसी भी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बेस पर हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है एफसीएफएस, यहाँ पर कोई भी एल्गोरिथम यहाँ पर अप्लाई हो सकता है, एसजेएफ हो सकता है, प्रायोरिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनरली जो है एफसीएफएस ही यूज किया जाता है यहाँ पर, क्योंकि हमें स्टारवेशन की जो प्रॉब्लम है उसको रिमूव करना, और हमें पता है कि एफसीएफएस एल्गोरिथम के अंदर कोई स्टारवेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पर देखो, इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए एक प्रोसेस है जिसका बर्स्ट टाइम है 40 यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, और ये 40 यूनिट ऑफ टाइम आप लगा सकते हैं, मान लीजिए सेकंड का है। तो 40 सेकंड एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए चाहिए। तो इस क्यू के अंदर वो कैसे एग्जीक्यूट होगा? तो सबसे पहले बच्चों ये जो प्रोसेस होगा यहाँ पर जाएगा, इस रेडी क्यू के अंदर जाएगा 1 के अंदर, और ये 2 सेकंड तक यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। अगर ये 2 सेकंड तक एग्जीक्यूट होगा रेडी क्यू में, तो इसका कितना लेफ्ट रह जाएगा टाइम? 38 सेकंड रह जाएगा, क्योंकि कंप्लीट तो हो नहीं सकता। तो ये कहाँ चला जाएगा? सेकंड क्यू में चला जाएगा। सेकंड क्यू में वो कितने टाइम तक रन करेगा? 4 यूनिट ऑफ टाइम तक। अगर वो 4 तक करेगा रेडी क्यू 2 के अंदर, तो कितना रिमेनिंग रह जाएगा? 34 सेकंड बच्चों वो रह जाएगा। उसके बाद 8 सेकंड तक बच्चों ये थर्ड क्यू है उसमें ये एग्जीक्यूट होगा। तो ये जो रिमेनिंग जो टाइम हो जाएगा आपका यहाँ पर 28 के अराउंड हो जाएगा। ठीक है, 28 4:30 और 26 होगा बच्चों, ये 26 सेकंड इसका अभी भी लेफ्ट हो जाएगा। तो 26 रहने के बाद यहाँ पर ये जो लोवेस्ट प्रायोरिटी में यहाँ पर चला जाएगा,
और ये जो प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा ये एफसीएफएस मैनर से करेगा। अगर ये प्रोसेस पहले आया तो उसको एग्जीक्यूट कर देगा, ये यहाँ पर कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। 26 सेकेंड लेगा और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम प्रोसेसेस को यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे, जिससे स्टारवेशन की प्रोसेस जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। और ये रेफरेंस टू हाई प्रायोरिटी प्रोसेस, ये रेफरेंस करता है हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को। पहले ये इसको फर्स्ट क्यू के अंदर करेगा, फर्स्ट में नहीं हुआ तो वो सेकंड में रेफर कर देगा, फिर थर्ड में रेफर कर देगा, इस तरीके से वो लास्ट में रेफर कर देगा। तो यहाँ पर बहुत सारी क्यूज हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में 4 ही रेडी क्यू होंगी। कहीं आप समझो कि यहाँ पे 4 ही है, ये कुछ भी हो सकते हैं बच्चों, ये गिवन होगा आपके एग्जाम के अंदर। ये कह सकते हैं कि मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में जो सबसे बड़ी एडवांटेज वो क्या है कि स्टारवेशन की प्रॉब्लम यहाँ पर ओवरकम हो जाती है, जो कि इसके प्रीवियस एल्गोरिथम के अंदर थी, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंदर। तो बच्चों ये था आपका मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, जिसकी सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है कि यहाँ पर स्टारवेशन की प्रॉब्लम को ओवरकम कर दिया गया है, जो कि आपकी मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंदर बहुत ज़्यादा थी। तो ये हमारा जो है लास्ट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। इसके बाद हम बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट जो है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।